एक एसपी साहब का नया नया ट्रांसफर होता है। उसके बाद उनको एक जिले में ज्वाइनिंग मिल जाती है। ज्वाइनिंग लेने के बाद वह सोचते हैं कि क्यों ना अपने रिश्तेदारों से मिल लिया जाए, क्योंकि दोस्तों इसी जिले में उनके रिश्तेदार रहा करते थे जो उनकी पोस्टिंग शहर से 60 किलोमीटर दूर रहते थे। दोस्तों शाम का समय हो रहा था तो एसपी साहब जल्दी जल्दी में कार से अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही सफर करते करते उन्हें रात के 10 बज जाते हैं। जब वह रोड पर कार चला रहे होते हैं तो एक सुनसान इलाके से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो वे बहुत कोशिश करते हैं उसको फिर से स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर वह इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई आदमी मिल जाए जिससे वह मदद मांग सके। तभी उन्हें आदमी दिखाई देता है। वह उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक मिल सकता है। तब वह आदमी उन्हें एक मैकेनिक के पास ले जाता है और अब वो मैकेनिक उन एसपी साहब के साथ आकर गाड़ी को चेक करने लगता है और गाड़ी चेक करने के बाद एसपी साहब को बताता है कि कार का एक पार्ट खराब हो चुका है जो कि मार्केट में ही मिलेगा, जो अब सुबह ही मिलना मुमकिन हो सकता है। अब एसपी साहब कार मैकेनिक को अपनी पहचान बताते हुए कहते हैं उस समय क्योंकि एसपी साहब ने सादी वर्दी पहन रखी थी। इसके बाद वह कार मैकेनिक का एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर ले लेते हैं और अपनी कार को उसके पास ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कार को सुबह मेरा ड्राइवर आकर ले जाएगा। फिर एसपी साहब उस मैकेनिक से कहते हैं कि मुझे कुछ दूर आगे जाना था, तुम मुझे किसी की गाड़ी पर लिफ्ट दिला सकते हो क्या। दोस्तों रात का समय था, दोनों रोड पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ कोई कोई गाड़ी ही आ रही थी। तभी उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वह उसे हाथ का इशारा करते हैं और रुकने को कहते हैं। जब वह गाड़ी नज़दीक आती है तो वह एक क्रूज गाड़ी थी जिसमें पहले से ही काफ़ी सवारियां भरी हुई थी। अब एसपी साहब ड्राइवर को बोलते हैं कि मैं इस जिले का नया एसपी हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर तुम मुझे लिफ्ट दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। जब एसपी साहब बताते हैं कि मुझे थोड़ी आगे ही शहर तक जाना है तो वह गाड़ी का ड्राइवर भी एसपी साहब से बोलता है कि साहब मुझे भी उसी शहर से निकलते हुए जाना है, आइए आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। तो अब एसपी साहब को लिफ्ट मिल जाती है। दोस्तों गाड़ी में कुल मिलाकर 10 सवारियां थी और अब एसपी साहब को मिलाकर टोटल 11 सवारियां हो चुकी थी। अब गाड़ी चलने लगती है और थोड़ी दूर चलने के बाद आगे रास्ते में एक पुलिस नाका पड़ता है। पुलिस नाके पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। अब वहां एक हवलदार उनकी सवारियों से भरी गाड़ी को हाथ देता है और रुकने का इशारा करता है तो ड्राइवर गाड़ी को एक साइड में लगा देता है। इसके बाद हवलदार ड्राइवर की खिड़की के पास आता है और ड्राइवर से कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तब ड्राइवर उन्हें बता देता है कि मैं आगे शहर तक जा रहा हूँ। फिर हवलदार पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो तो ड्राइवर बता देता है कि मैं पिछले शहर से ही आ रहा हूँ। फिर हवलदार कहता है कि गाड़ी तुम्हारी है या तुम ड्राइवर हो। तो ड्राइवर बोलता है कि साहब यह मेरी निजी गाड़ी है और मैं सवारी इधर से उधर पहुंचाकर किराया करके पैसा कमाता हूँ। तो हवलदार कहता है अच्छा जरा गाड़ी के कागजात तो चेक कराओ। तो ड्राइवर उसको गाड़ी के कागजात निकाल कर दे देता है। अब हवलदार गाड़ी के कागज चेक करने लगता है। हवलदार कागजात चेक करने के बाद गाड़ी में सवारियों की गिनती करने लगता है तो टोटल 11 सवारियां थी। तो फिर हवलदार ड्राइवर से कहता है कि तुमने गाड़ी में 11 सवारियां बैठा रखी है, जबकि इसमें तो सिर्फ 10 सवारियां ही बैठना अलाउ है। अब दोस्तों 11वां सवारी तो खुद एसपी साहब थे, तो इसमें ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था। उसने तो सिर्फ एसपी साहब का नाम सुनकर ही उनको लिफ्ट दी थी। तो उन्हें मिलाकर 11 सवारियां हो चुकी थी। अब दोस्तों एसपी साहब भी उतरकर नीचे आ जाते हैं। उन्होंने ड्राइवर से पहले ही बोल दिया था कि किसी से भी मेरी पहचान के बारे में, मेरी सच्चाई के बारे में मत बताना। अब हवलदार उस गाड़ी के ड्राइवर से कहता है कि आओ तुम्हें मैं
अपने साहब के पास लेकर चलता हूँ। उनके साहब कुछ दूर पर एक टीन सेट के नीचे कुर्सी डाले हुए बैठे थे, तो वह उनके पास जाकर गाड़ी के सभी कागजात साहब के आगे टेबल पर रख देता है और उनसे कहता है कि साहब, गाड़ी में 11 सवारियां हैं, लेकिन गाड़ी का पासिंग सिर्फ 10 सवारियों का ही है। इतना सुनने के बाद वहां खड़े एसपी साहब भी बोल पड़ते हैं कि बड़े साहब, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने रास्ते में इनसे लिफ्ट मांग ली थी। मुझे मिलाकर ही 11 सवारियां हो गई हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्लीज इनका चालान मत कीजिए, इन्हें ऐसे ही जाने दीजिए। ये बेचारे मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो अब जो बड़े साहब होते हैं वे गाड़ी के कागज चेक करने के बाद कहते हैं कि इसका 1000 का चालान काट दो। अब हवलदार ड्राइवर और एसपी के थोड़ा करीब जाता है और उनके कान में धीरे से बोलता है, तुम बड़े साहब को 500 रुपये फाइन देकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से हल्के से कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, आगे की बात मैं खुद संभाल लूँगा, मैं 500 रुपये दूंगा, तुम बस वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। तो ड्राइवर ऐसा ही करता है और एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंच जाता है। तब एसपी साहब बड़े साहब से कहते हैं कि साहब, 300 रुपये में काम चला लीजिए। लेकिन बड़े साहब कहते हैं कि अगर जाना है तो 500 ही फाइन लगेगा, वरना 1000 का चालान काट देते हैं, तुम बाद में जमा करा देना। इतना सुनते ही अब हवलदार भी चालान काटने लगता है। तो एसपी साहब 500 का नोट बड़ी ही सफाई से चुपचाप अपनी जेब में से निकाल कर दे देते हैं और कह देते हैं कि इनकी गाड़ी को अब आगे जाने दो। अब एसपी साहब और ड्राइवर पैसे देकर वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते बड़े साहब ड्राइवर को समझाते हुए कहते हैं कि आगे से ध्यान रखना, पासिंग से ज्यादा सवारियां कभी भी गाड़ी में मत बिठाना। अब ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है, लेकिन एसपी साहब उसे रोक लेते हैं। फिर वह बड़े साहब से कहते हैं कि सरकार ने तुम्हें यहाँ जनता की सेवा के लिए रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। तुम यह फाइन नहीं बल्कि रिश्वत ले रहे हो। पता नहीं आज तक तुमने कितनी रिश्वत ली होगी, तुम लोगों को बेवजह परेशान करते हो। जब यह बात बड़े साहब सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वह हवलदार से कहते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इनका इलाज करना ही पड़ेगा, चलो अब इनका चालान काट दो। तो ड्राइवर कहता है कि बड़े साहब, हमने तो 500 रुपये दे दिए हैं। तो बड़े साहब कहते हैं 500 रुपये भी जाएंगे और तुम्हारा चालान भी बनेगा। तो इस पर एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए, जो इतनी रिश्वत लेते हैं और जनता को बेवजह परेशान करते हैं। अब ये बात सुनकर बड़े साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो वह खड़े हो जाते हैं और एसपी साहब का कॉलर पकड़ने लगते हैं। तो तभी एसपी साहब अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगते हैं, जिस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था सुपरडेंट ऑफ पुलिस और उनकी फोटो भी लगी थी। जैसे ही बड़े साहब यह आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं तो उनके एकदम से उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। अब बड़े साहब डरते डरते एसपी साहब को सैल्यूट मारते हैं। जब बड़े साहब सैल्यूट मार रहे थे तो सभी पुलिस वाले एसपी साहब को सैल्यूट मारने लगते हैं और बड़े साहब और सभी पुलिस वालों को पता चल गया था कि यह जिले के नए एसपी साहब हैं। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब हमारा क्या होगा। अब वह सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। एसपी साहब से कहते हैं कि सर, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, अगर आगे से हमने कुछ ऐसी रिश्वत ली तो। दोस्तों, टाइम भी काफ़ी हो चुका था। क्रूज की सभी सवारियां भी वहां आ गई थी और सभी लोग यह नज़ारा अपनी आंखों से यह तमाशा देख रहे थे। उन सवारियों में से एक सवारी बोलती है कि साहब, इन्होंने तो बहुत लूट मचा रखी है, यह गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यह लोग किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते, हर एक से यह रिश्वत लेते हैं, चाहे कागज़ पूरे हो
तब भी ये लोग रिश्वत ही मांगते हैं, कागजों में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और फाइन का नाम लेकर बस इनको तो पैसे ही चाहिए होते हैं। तब एसपी साहब कहते हैं कि सुन लो, अपने कानों के पर्दे खोलकर कैसे तुमसे ये आम जनता दुखी है। अब ड्राइवर भी बोल पड़ता है कि हमारे यूनियन के ड्राइवर बता रहे थे कि इन्होंने उनसे बिना वजह रिश्वत ली है। ये हर बार उनको रोकते हैं और कुछ न कुछ पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं। वो भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सर, आप इनको माफ़ मत करना, इनको ऐसे ही मत छोड़ना। इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। जब लोग इतना बोलने लगते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि अब बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। तुमसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तुम्हें लोगों की सेवा करने के लिए रखा गया है और तुम लोगों को लूट रहे हो। तब एसपी साहब उन पर एक्शन लेते हुए उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं और अपने बड़े अधिकारियों को सूचित कर देते हैं और वहां पर नया स्टाफ तैनात करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो क्रूज वाले के साथ अपने रिश्तेदारों में चले जाते हैं और सुबह अपने ड्राइवर को अपनी गाड़ी लाने के लिए भेज देते हैं और एसपी साहब खुद जिला मुख्यालय में आ जाते हैं। अब वहां से अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर उसी क्रूज ड्राइवर के पास जाते हैं, उनकी यूनियन से मिलते हैं और वहां ड्राइवर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुमने रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़वाने में मेरी बहुत सहायता की है और साथ ही मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे ज़रूरत के समय लिफ्ट दी थी। अब वह सभी ड्राइवरों से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। कोई भी नाके वाला, कोई भी पुलिस वाला तुमसे रिश्वत मांगे तो मुझे कॉल करना, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वह उनको अपना नंबर देते हुए एक नसीहत भी करते हैं कि आप लोग भी पूरी एहतियात से गाड़ी का परमिट कराकर ही गाड़ी को रोड पर चलाया करो। अब इसके बाद उन ड्राइवरों को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वह एसपी साहब को फ़ोन कर देते हैं। एसपी साहब तुरंत कार्यवाही करते थे। अगर वह खुद नहीं जा पाते थे तो वह अपने स्टाफ में से किसी को भेज देते थे। एसपी साहब ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग ड्राइवर से ले ली थी। अब उन पुलिस वालों पर केस चलता है। इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाई जाती है। तब जज उन्हें वहां से सज़ा सुनाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है और इसी के साथ उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच की जाती है कि इन्होंने रिश्वत के पैसे से कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। तो दोस्तों, एक ईमानदार एसपी साहब ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई और रिश्वतखोर पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, सभी पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते, कुछ ही पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं जिन्होंने पूरे महकमे को बदनाम करके रखा है, पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा है। पुलिस वालों का नाम सुनकर ही लोगों के दिलों में रिश्वत का ख्याल पहले ही आ जाता है, अपना पैसे जाने का ख्याल उनके मन में पहले ही आ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पुलिस वाले ईमानदार भी होते हैं जिनकी वजह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। लगभग रिश्वत लेने वाले लोग आपको हर एक डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोस्तों ये कहानी आपको बताती है कि आपको रिश्वत से परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कानून की नज़रों में नहीं आते, लोगों की नज़रों में नहीं आते, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में तो कभी बच नहीं सकते। ऊपर वाला तो सभी को देख रहा है, इसीलिए बेईमानी की कमाई से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।